डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिंडेमैन हाइपोथेसिस या लिंडेमैन थ्योरी। कुछ लोग इसे लिंडमैन थ्योरी भी कहते हैं, लिंडमैन हाइपोथेसिस भी कहते हैं, और इसका और एक नाम है कोलिजन थ्योरी फॉर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। अब यहाँ पे मैंने जो दूसरा नाम लिखा है, इससे आपको पता चल गया होगा कि हम यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने वाले। देखो, जो कोलिजन थ्योरी है, सिंपल कोलिजन थ्योरी, वो कहती है कि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए कोलिजन होना जरूरी है। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ए, दूसरा है बी। ए और बी तभी रिएक्ट होंगे आपस में जब ये आपस में कोलाइड करेंगे। तो कोलाइड करने के लिए कम से कम मॉलिक्यूल्स की जो जरूरत पड़ती है वो है 2 मॉलिक्यूल्स। सो वी कैन से इट इज अ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि ये जो गैसियस रिएक्शंस रहते हैं, गैसियस रिएक्शंस, ये कोलिजन की वजह से होती है और ये सेकंड ऑर्डर रहती है, सेकंड ऑर्डर रहती है। लेकिन हमारे पास में कुछ रिएक्शंस हैं जो गैसियस रिएक्शंस हैं, गैसियस रिएक्शंस, सम गैसियस रिएक्शंस, वो गैसियस भी है और वो सेकंड ऑर्डर में नहीं है, वो फर्स्ट ऑर्डर है। जैसे गैसियस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, दीज रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर। इनमें से एक एग्जांपल है एस्टल्डिहाइड, सिंगल मॉलिक्यूल है, ये डिकम्पोज होता है, CH4 मीथेन गैस बनाता है और CO गैस बनाता है, यानी इसका गैसियस मॉलिक्यूल डिकम्पोज होकर ये बनाता है। तो ये जो है ना, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। अब ऐसी रिएक्शंस को कैसे समझाएंगे कि फर्स्ट ऑर्डर है, यूनिमॉलिक्यूलर है, ऐसी रिएक्शंस कैसे होंगी? इनको समझाने के लिए लिंडमैन ने हाइपोथेसिस दे दी। इसने एक मैकेनिज्म दिया, मैं बोलूंगा उसका लिंडमैन मैकेनिज्म, लिंडमैन मैकेनिज्म या लिंडेमैन मैकेनिज्म, लिंडेमैन थ्योरी बोलूंगा या मैकेनिज्म बोलूंगा। देखो, लिंडमैन क्या कहता है? सबसे पहला पॉइंट जो लिंडमैन कहता है वो ये कहता है कि अगर आपको किसी भी एक मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट बनाना है, मान लीजिए हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है ए और इसको कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट, तो इसके लिए कोलिजन इज मस्ट। कोलिजन ये भी कहता है कि कोलिजन इज मस्ट, इसीलिए मैं कहता हूं कि कोलिजन थ्योरी है ये। लेकिन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस के लिए कोलिजन इज मस्ट। कोलिजन की वजह से क्या होता है? कोलिजन की वजह से इस मॉलिक्यूल में वो एनर्जी आ जाती है जो इसको चाहिए होती है टू ब्रेक बॉन्ड्स, हाई एनर्जी बॉन्ड्स, यानी इसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स। और ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी हाई रहती है, हाई एनर्जी, ठीक, हाई एनर्जी। इसको मैं कह सकता हूं एक्टिवेशन एनर्जी, हाई एनर्जी रहती है, ये जरूरत है, ये एनर्जी, इसको जरूरत पड़ती है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एनर्जी कैसे मिलती है? ये एनर्जी जो है ना, ये एनर्जी मिलती है इस कोलिजन की वजह से, यानी दिस एनर्जी इज एक्वायर्ड बाय कोलिजन। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट कोलिजन होना जरूरी है ताकि एनर्जी मिल जाए। कितनी एनर्जी मिल जाए? ये एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, यानी इतनी एनर्जी इससे बॉन्ड ब्रेक हो जाए। सो मैं ये कहूंगा कि दिस एनर्जी इज एक्वायर्ड, एनर्जी एक्वायर्ड बाय कोलिजन, कोलिजन। अब ये चीज मैं आपको समझा दूंगा होता क्या। देखो, मान लीजिए ए है, इसको प्रोडक्ट बनाना है, तो इसका अगर आप मैकेनिज्म देखना चाहेंगे तो कोलिजन थ्योरी या लिंडमैन थ्योरी जो है, लिंडमैन थ्योरी, इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह बताती है। नंबर 1, सबसे पहले ए जो है ये किसी नेबरिंग एटम के साथ में, नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ में कोलिजन करेगा, यानी ए जो है ये कोलाइड करेगा मान लीजिए M से, और ये सबसे पहले बनाएगा A स्टार। याद रखना, ये बनाएगा A स्टार। ये मान लो ये पहला स्टेप है K1, इसका रेट कांस्टेंट है K1, ये इतनी स्पीड से हो रहा है। और दूसरा जो स्टेप है इसमें, अब ये जो ए बन गया ए स्टार,
ये जरूरी नहीं है कि ये प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाए। ये ए स्टार जो बन गया यहाँ पे, ए स्टार, इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। यहाँ पे मैं रब करता हूं, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जल्दी प्रोडक्ट नहीं बनाता, ये कुछ देर रेस्ट करता है, और रेस्ट के बाद में ये, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी, ए स्टार जो है ये वापस एम के साथ में कोलाइड करके एनर्जी फिर से वापस देगा इसको और डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी दूसरा स्टेप करेगा जिसको मैं कहूंगा डीएक्टिवेशन स्टेप। डीएक्टिवेट हो जाएगा और बनाएगा वापस ए प्लस एम, यानी इसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो लूज कर दी। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब तीसरा स्टेप क्या है? तीसरे स्टेप में ये ऐसा कर सकता है कि ए स्टार जो है जिसके पास में ये एनर्जी आ गई, लेकिन कब एनर्जी आई? जब इसने कोलाइड किया। देखो कोलिजन से एनर्जी कैसे आती है, ये भी तो मस्ट है ना। मान लो एक एम है, ये फास्ट मूव हो रहा था और ए भी मूव हो रहा था, इन्होंने आपस में टकराया, ए की, इस एम की जो एनर्जी है इधर ट्रांसफर हो गई, एम की एनर्जी, उस एनर्जी से ए एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के बाद में चांसेस है कि ये वापस भी एनर्जी दे सकता है एम को, यानी डीएक्टिवेट हो जाएगा, या फिर ये ए जो है ये रिएक्शन करेगा K3, यानी ये डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज यानी रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट। ठीक, अब हमारे पास में 3 स्टेप्स हैं, ये 3 स्टेप हमें याद रखने। पहले स्टेप में फॉर्मेशन होती है और दूसरे स्टेप में कंजप्शन होती है। ये लिंडमैन का मैकेनिज्म है। ठीक, और पहला स्टेप जो है, पहला स्टेप, ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है, स्लो, और ये दोनों स्टेप फास्ट है, क्योंकि यहां पे एनर्जी ढूंढना पहले और उसके बाद में उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, उसमें टाइम लगेगा। यहां पे आपके पास में एनर्जी है, सिर्फ थ्रो ही करनी है या उसका यूज करना है। तो ये वाला जो स्टेप है ये स्लो होगा, ये दोनों स्टेप फास्ट होंगे। बात मेरी समझ में आ गई? शाबाश। तो ये 3 स्टेप आपको दिमाग में रखने हैं। अब देखो ये 3 स्टेप्स मैंने आपसे कहा, एक में कोलिजन होता है, दूसरे में डीएक्टिवेशन हो सकता है और तीसरे में प्रोडक्ट बन सकता है। यहां पे फॉर्मेशन होती है पहले स्टेप में, यानी यहां पे फॉर्मेशन होती है, और यहां पे कंजप्शन होती है किसकी? ए की, यानी ए स्टार जो यहां पे बनता है और यहां पे डिकम्पोज होता है। यहां तक तो क्लियर है। अब मैं अगर कहूं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, यानी रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा इस पे, क्योंकि प्रोडक्ट यहां पे बनता है। अब कितनी स्पीड से प्रोडक्ट बनेगा वो यहां पे बनेगा, तो मैं ये कहूंगा फिर रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, या रिएक्शन में बोलूंगा रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, या रिएक्टेंट कंजप्शन भी बोल सकते हैं, या रेट ऑफ, और मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन। उसको मैं लिख सकता हूं ऐसा, रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विद चेंज इन टाइम, है ना, यही कह सकते हैं हम। यहां पे प्लस साइन है तो इसका मतलब इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना। डी स्टैंड्स फॉर चेंज, डी स्टैंड्स फॉर चेंज। चेंज इन टाइम का मतलब होता है अगर पॉजिटिव होगा तो बढ़ रहा है, यानी पॉजिटिव चेंज मीन्स इंक्रीज होना, और नेगेटिव चेंज मीन्स डिक्रीज होना। जितनी रिएक्शन होगी उतना प्रोडक्ट बनेगा, बढ़ेगा, यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन। बात समझ में आ गई? अब अगर मैं आपसे पूछूं ये जो रेट है, यानी रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक, प्रोडक्ट फॉर्मेशन विद, यानी चेंज इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन विद चेंज इन टाइम, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जिसको मैं कहूंगा, ये बराबर होगा इस स्टेप की, यानी ये डिपेंड करेगा किस पे? कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टार इनटू इट्स रेट कांस्टेंट, यानी K3, इस पे डिपेंड करेगा। यहां तक किसी को कोई शक तो नहीं है? शाबाश। अब देखो ये तो हो गया रेट, बात मेरी समझ लेना। हम ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। ओवरऑल रिएक्शन
मेजर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। लेकिन रेट जो है ना वो इस पे डिपेंड करता है, कंसेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ए स्टार पे। ए स्टार क्या है? एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, इस पे डिपेंड करता है। अब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का कंसेंट्रेशन हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ओवरऑल रेट जो है, ओवरऑल रेट कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है, डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। मेरी हैंड राइटिंग खराब है तो खुद समझ लेना। सो इट कैन बी डिटरमाइंड। लेकिन जो K3 है, बट K3 यानी स्पेसिफिक रेट, इसके लिए ये डिटरमाइन नहीं की जा सकती है, ठीक है, ये डिटरमाइन नहीं की जा सकती। बट क्योंकि हम इसके बगैर नहीं डिटरमाइन कर सकते, अब ये तो मालूम ही नहीं है हमें, बट K3 कैन नॉट बी डिटरमाइंड without knowing concentration of A star, यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तो हमें मालूम भी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम हेल्प लेंगे पहले वाले 2 स्टेप्स का, क्योंकि पहले वाले 2 स्टेप्स में ए स्टार का रिलेशन है, ठीक। देखो मैं कहूंगा, मैंने आपसे कहा कि स्टेप 2 एंड 3 ये दोनों फास्ट है, इसमें फॉर्मेशन होती है ए स्टार की, यहां पे फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार, ठीक। और स्टेप 1 जो है, इसमें डिकम्पोजिशन होती है, इसमें कंजप्शन होती है ए स्टार की 2 और 3 में। और स्टेप 1 जो है वहां पे फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन यहां पे क्या होती है? स्टेप 2 और 3 में यहां पे कंज्यूम होता है, कंजप्शन होता है, और स्टेप 1 में फॉर्मेशन होती है। ये हमने इससे पहले भी देख लिया, यहां तक तो क्लियर है। अब ये दोनों स्टेप जो है, ये फास्ट है, ये वाला जो स्टेप जो है ये है स्लो। अब यानी स्लो बन रहा है ये, लेकिन डिकम्पोज फास्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कंसेंट्रेशन ऑफ ए स्टार देखेंगे, ये बन तो रहा है स्लो, लेकिन डिकम्पोज, या मैं कंज्यूम बोलूंगा, कंज्यूम ये फास्ट हो रहा है। तो उस सूरत में क्या होगा? इसकी जो कंसेंट्रेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स कंसेंट्रेशन, वो वेरी स्मॉल होगी, वेरी स्मॉल। बात मेरी समझ लेना, वेरी स्मॉल मीन्स वो कुछ देर के लिए, एक अच्छे खासे टाइम के लिए वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि छोटा है, कांस्टेंट फॉर रीजनेबल टाइम। यानी इसका बढ़ने या घटने के चांसेस तो यहां पे है नहीं, ये छोटा सा ही, और ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे शब्दों में ये कहूंगा मैं, जब तक न ए में यानी पहले स्टेप में ए स्टार बन जाए, तब तक दूसरा और तीसरा स्टेप नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे स्टडी स्टेट कॉन्सेप्ट लगा दूं, स्टडी स्टेट एजम्पशन लगा दूं, ठीक है, यानी यहां पे मैं ये कहूं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजप्शन, तो गलत नहीं होगा। तो मैं ये कहूंगा फिर स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अगर मैं लगाऊं, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, मैं ये कह सकता हूं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार, याद रखना ए स्टार इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए स्टार। यहां तक तो क्लियर है? शाबाश। अब हम आते हैं वापस इधर, यहां पे इसको डालते हैं लाइन, ताकि बात समझ में आ जाए। अब देखो मैं ये कहता हूं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो रेट ऑफ कंजप्शन के बराबर। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन कहां पे, मतलब फॉर्मेशन कहां पे होती है? फॉर्मेशन यहां पे होती है ना, पहले स्टेप में। तो मैं ये कहूंगा कि पहले स्टेप की जो रेट है वो बैकवर्ड स्टेप की रेट के बराबर होगा। क्लियर? या मैं ऐसा कहूंगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ए स्टार, यानी
फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार विथ टाइम, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टार विथ टाइम, वही तो रेट है, वो बराबर होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन की, यानी कितना बन रहा है ना, इसका बनना, इसकी बनने के रेट जो ना ये इस स्टेप पे डिपेंड करेगा, पहले स्टेप पे, वो बराबर होगा K1, अगर मैं इसकी बात करूं वो बराबर होगा K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एम। ठीक, अब मैंने ये कहा कि ये वाला जो स्टेप है, ये वाला स्टेप, इसके बनने की रेट इसके कंज्यूम होने के रेट के बराबर होगा। फिर मैं ये कह सकता हूं इट इज इक्वल टू ये दो स्टेप्स कौन से, K2 यानी ये रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यानी ए स्टार इनटू एम, ठीक, प्लस K3 ये वाला तीसरा स्टेप इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे ए स्टार। बात समझ में है ना, यानी रेट जो है ना, रेट प्रोपोर्शनल रहता है रिएक्टेंट्स के, प्रोडक्ट्स का कुछ लेना देना नहीं, तो इसका रेट जो है ये बराबर होगा K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस कंसंट्रेशन ऑफ दिस, इसका रेट बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ दिस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस इंटू K2, इसी तरह से इसका रेट बराबर होगा K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस। अब इसका रेट जो है पहले वाले स्टेप का रेट ये दोनों स्टेप्स के रेट के बराबर है, ये स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से हमने किया। तो इससे हमें ये पता चला कि K1 जो यहां पे आया, ये वाला K1 इंटू ए इंटू एम, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो लिखता हूं ना मैं, इट मीन्स कंसंट्रेशंस, ये बराबर होगा K2 इंटू ए स्टार इंटू एम प्लस K3 इंटू ए स्टार। ठीक, बात मेरी समझ में आ रही है, शाबाश। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं K1 इंटू ए इंटू एम, यानी इनकी कंसंट्रेशंस, ये बराबर होगा K2 इंटू एम करूंगा मैं यहां पे, बात मेरी समझ लेना, प्लस यहां पे K3, यानी K2M और K3 ये निकाल दिया इधर, ये दोनों कॉमन है ना, तो मैं लिखूंगा K3 और इंटू लिखूंगा मैं यहां पे ए स्टार इन दोनों का कॉमन है। अगर आप वापस भी करेंगे इसको मल्टीपल तो आपको वापस ये इक्वेशन मिल जाएगी, पहली वाली इक्वेशन, ठीक है, यही इक्वेशन मिल जाएगी। अब इस हिसाब से अगर मैं ए स्टार बताऊं, ए स्टार किसके बराबर है, ए स्टार बराबर होगा दिस डिवाइड बाय दिस, यानी ए स्टार जो है कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टार, यही निकालना था ना मुझे, ये बराबर हो जाएगा K1 इंटू ए इंटू एम डिवाइड बाई K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एम इन प्लस K3, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से मुझे यहां पे ए स्टार मिल गया, बात मेरी समझ लेना, इसकी वजह से मुझे मिल गया ए स्टार। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये रिएक्शन, इस रिएक्शन के बारे में, देखो यहां पे मैंने क्या कहा था, यहां पे मैंने कहा था चेंज इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, मगर पॉजिटिव चेंज, यानी रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन मैंने बताया था, दैट इज इक्वल टू K3 ए स्टार की कंसंट्रेशन, यही बताया था ना, इसलिए मैंने इनको पैरेलल लिखा ताकि याद रह जाए। यह हमने किया था इससे पहले, आपकी बुक पे भी होगा अगर आपने लिखा होगा तो अगर ये इसके बराबर है, यहां तक तो क्लियर है, तो फिर मैं इसको मैं कहता हूं रेट, सिंपली ये रेट है, यानी इंक्रीज इन प्रोडक्ट विथ चेंज इन टाइम इज रेट ऑफ रिएक्शन, ये बराबर है K3 ए स्टार, क्योंकि रेट जो है फाइनल रेट वो इस पर डिपेंड करेगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रेट थर्ड स्टेप पे ही डिपेंड करेगी, ये हमने इससे पहले भी किया। ठीक, अब मैं अगर ये रेट लिखूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रेट जो है रेट इट इज इक्वल टू, इसके बदले में रेट लिख देंगे सीधा, इट इज इक्वल टू K3। अब ए स्टार के बदले में ये लिख दूंगा मैं ए स्टार, क्योंकि इसके बराबर है, तो इसका वैल्यू यहां पे पुट कर दो, आपको इजीली मिल जाएगा। ये ए स्टार के बदले में लिखेंगे K1
AM डिवाइड बाई K2M प्लस K3, ये मिल गया आपको ओवरऑल रेट। और ये जो इक्वेशन है ये है हमारी फाइनल इक्वेशन, बट इट इज कॉम्प्लिकेटेड वन। ये कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, ये रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको हम यूज कर सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हम इसको यूज कर सकते हैं, ये यूजफुल भी है। हमें क्या करना है, कुछ लिमिट्स लेने हैं, ठीक है। इन्हें अगर हम दो लिमिट्स लेंगे, कौन से दो लिमिट्स, हाई प्रेशर और लो प्रेशर लिमिट्स, हमें इजीली मिल जाएगा कि रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर है कि बाइमॉलिक्यूलर। यानी दिस रिएक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड बट यूजफुल अंडर सर्टन लिमिट्स, पहला लिमिट मैं अप्लाई करता हूं, इस इक्वेशन को ध्यान में रखना, इसके ऊपर हम पूरा जुगाड़ करेंगे। देखो पहला लिमिट क्या करूंगा मैं, पहला लिमिट मैं रखता हूं K3 ग्रेटर देन K2 इंटू M। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन देखो यहां पे, ये मैंने ज्यादा रख दिया और ये मैंने कम रख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है और यहां पे डीएक्टिवेशन कम हो रही है। समझ में आए ना। यानी ये जो दूसरे दो स्टेप्स है ना बनने के बाद, A स्टार बनने के बाद में, या तो ये वापस डीएक्टिवेट होगा या डिकम्पोज यानी प्रोडक्ट बनाएगा। अब ये प्रोडक्ट बना रहा है कि डीएक्टिवेट बना रहा है, इस पर डिपेंड करेगा ये। अब देखो अगर मैं, बात मेरी समझ लेना, अगर मैं इसको ज्यादा रखता हूं तो इसका मतलब अगर प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है और डीएक्टिवेशन कम हो रहा है तो तब क्या होगा, तब हमारी रेट क्या होगी। यानी लिमिट क्या लगाया मैंने, K3 इज ग्रेटर देन K2M, दैट इज, याद रखना, दैट इज डीएक्टिवेशन जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन से कम है, या मैं कहूंगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज ग्रेटर देन डीएक्टिवेशन। बात मेरी समझना, इसका मतलब है, इसका मतलब है, ठीक। अब ये भी हमें देखना है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन कब ज्यादा होगी, यानी डीएक्टिवेशन कब कम होगी। देखो डीएक्टिवेशन का मतलब ये होता है कि A स्टार जो बना, जो हमें एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बना, वो अगर M के साथ में फिर से कोलाइड करे और ये बना दे A प्लस M, इसको कहते हैं डीएक्टिवेशन। ये कब ज्यादा होगा डीएक्टिवेशन तब ज्यादा होगा जब कोलिजन ज्यादा होंगे। कोलिजन कब ज्यादा होंगे, जब प्रेशर ज्यादा होगा। अब अगर कोलिजन कम हुए तो इसका मतलब प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो कोलिजन कम हुए तो डीएक्टिवेशन कम हुआ, प्रोडक्ट ज्यादा बना। तो मैं ये कहूंगा कि प्रोडक्ट कब ज्यादा बनेगा, जब प्रेशर होगा लो। अब देखो अगर प्रेशर लो हो गया और K3 ज्यादा है K2M से, तो इस इक्वेशन को नाम रखूंगा मैं, सपोज इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में से K2M हटा दो, बात मेरी समझ लेना, K2M हटा दो, क्योंकि वो K3 से हमने बहुत ही छोटा रख दिया, तो ये हट गया। हमें जो रेट मिलेगा वो मिलेगा बराबर K3 K1 इंटू A इंटू M। बात समझ में आ गई। डिवाइड बाई, बात मेरी समझ लें, डिवाइड बाई K3। अब K3 कट, तो ये इक्वेशन बन जाएगी K1 A इंटू M। अब ये जो रिएक्शन है इसको मैं कह सकता हूं इट इज बाइमॉलिक्यूलर। बाइमॉलिक्यूलर क्यों? क्योंकि यहां पे दो मॉलिक्यूल्स है। कौन कौन सा मॉलिक्यूल? एक मॉलिक्यूल जो रिएक्ट हुआ, दूसरा जो कोलाइड हुआ, तो इट इज बाइमॉलिक्यूलर। ठीक। अब कंडीशन नंबर 2, ये लिमिट 1 है। अब दूसरा लिमिट लगाएंगे हम। अगर K3 वेरी मच लेस देन K2M है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब डीएक्टिवेशन ज्यादा हो रहा है। यानी
ये स्टेप, दूसरा स्टेप ज्यादा हो रहा है, पहला स्टेप कम हो रहा है, तो मैं ये बोलूंगा डीएक्टिवेशन, एक्टिवेशन ज्यादा एज कंपेयर टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। प्रोडक्ट फॉर्मेशन, बात समझ में आ गई? प्रोडक्ट फॉर्मेशन से डीएक्टिवेशन ज्यादा है, इतना क्लियर समझ लेना। अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन से डीएक्टिवेशन ज्यादा है, यानी डीएक्टिवेशन ज्यादा है किससे? प्रोडक्ट फॉर्मेशन से, तो इसका मतलब कोलिजन ज्यादा हो रहे हैं, कोलिजन ज्यादा हो रहे हैं, कोलिजन हाई हो रहे हैं। कोलिजन हाई कब होंगे? जब प्रेशर हाई होगा, प्रेशर हाई होगा। और अगर प्रेशर हाई हो गया, कोलिजन ज्यादा हो गए, यानी K2M ज्यादा हो गया K3 से, तो K3 को करते हैं नेग्लेक्ट, तो K3 हो जाता है नेग्लेक्ट, इसको छोड़ दो, हमें क्या बचता है? रेट। रेट बराबर बचेगा, यहां पर रेट बराबर आएगा K3 K1 A इंटू M डिवाइड बाई K2 इंटू M। ये आएगा ना, ये देखो, ये इक्वेशन मैंने लिखी, इसमें से K2M रख दिया, K3 हटा दिया। अब आप सोचेंगे यहां पे ये K3 हटा दिया, ये नहीं हटाया। देखो ये K3 मल्टीपल में है, ये K3 प्लस में है, और यहां पे इन दोनों का जब कंपैरिजन करते हैं तो जो बड़ा रहता है उसको रख देते हैं, छोटे वाले को नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी इसके मुकाबले में अभी इसकी कोई वक़्त नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, इसको हटा दो, हटा दिया। अब ये इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन को देखो गौर से, यहां पे ऊपर भी मल्टीपल में m है, नीचे भी मल्टीपल में m है, दोनों m को हटा दो, तो रेट जो मिल जाएगी आपको, रेट वो बराबर मिल जाएगी आपको K3 K1 इंटू, सॉरी डिवाइड बाई ये K2 इंटू हो जाएगा A, या मैं इसको कहूंगा ये इन सब कॉन्स्टेंट्स के बदले में लिखेंगे हम K डैश इंटू A। अब बताओ इस रेट इक्वेशन में आपको कितने मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं? इस रेट इक्वेशन में आपको कितने मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं? इस रेट इक्वेशन में आपको दिख रहा है एक मॉलिक्यूल, तो मैं इसको कहूंगा यूनिमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये यूनिमॉलिक्यूलर कब आता है? जब प्रेशर लो होता है, सॉरी प्रेशर हाई होता है, प्रेशर हाई होता है। इन हाई प्रेशर पे यूनिमॉलिक्यूलर और लो प्रेशर पे ये बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती है, इतना याद रख लेना, ठीक है? हाई प्रेशर पे यूनिमॉलिक्यूलर और लो प्रेशर पे बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं। ये आपको एंट्रेंस में क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फिलहाल बाय।